नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा रत्ना बांधा रोड स्थित हरदिहा साहू समाज भवन में आयोजित पैथी के जनक मेटी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए डॉक्टरों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर A.K. गजपाल, डॉक्टर D.R. सिन्हा और विशेषज्ञ डॉक्टर V. कुमार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फायदे गिनाते हुए इस पैथी को पूर्णतः प्राकृतिक बताया। 3 महीने 4 महीने तक अगर समय कंटिन्यू था, पिछले साल की बात है, तो फिर मैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर को दिखाया एलोपैथी में। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच ND न्यूज के संचालक भैया छाबड़ा जी यहाँ उपस्थित है। पिछले बार भी 2014 में जब कार्यक्रम हमारा हुआ था, तो आप लोग मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज जो ज़्यादातर 1-2 मिनट तक क्लिप दिखाते हैं। हमारे भैया जी कितनी अच्छी मेहरबानी रही कि पिछले वर्ष को 3 से 4 दिनों तक अपने चैनल में हमारे कार्यक्रम को प्रसारित किए थे। पिछले 2014 में हम अभिनंदन चाहेंगे माननीय श्री रंजीत छाबड़ा जी का हम अभिनंदन करते हैं आयोजन समिति की ओर से। और जहाँ तक मैं कवियों की बात कर रहा था, हमारे छाबड़ा जी भी बहुत अच्छे कवि हैं। एक कवि और शामिल होगा हमारे बीच में आज के डेट में, तो मैं चाहूँगा छाबड़ा भैया आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। भूख लग के होगा है ना, उसके बाद भोजन लंच के बाद अपन देखेंगे और आगे बहुत मज़ेदार टेस्टी टेस्ट है और फिर देखते हैं वो वैज्ञानिक इलाज कैसा होता है। 2 मिनट अपने साथ में बैठा रहेंगे, बस 2 मिनट में टाइम है थोड़ा सा हो गया। समझ लीजिए भैया सर जी, आप ऐसे भैया आप हम सबको भोजन करना है। ठीक है भैया, भोजन का टाइम हो गया है। भोजन करने से पहले भैया हमारा हमारा मंत्र है आयोजन समिति का। हमारे 2 भूख लगे तो खाना ये पद्धति है, भूख लगे तो खाना ये पद्धति है, भूख नहीं लगे तो खाना ये विकृति है, और भूख लगे तो बाढ़ का खाना ये धमतरी की संस्कृति है। ये पहला मंत्र हुआ। अब दूसरा मंत्र इससे ज्यादा सार्वजनिक है और ज्यादा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। सुनिए, भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। चलिए आपका लिए भोजन तैयार है। हलवा जलवा धमतरी का भोजन ठीक है। धन्यवाद। महाराज जी, ये जो पैथी है जी इसके जनक बताए जा रहे हैं, जी तो ये उनकी कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, कितनी बड़ी उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी जी पहले तो मेटी जी के चरणों में सत नमन। मेटी जी के माध्यम से मैं आज 24 साल तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं भी प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वाला हूँ और उनके माध्यम से मैं तो 24 साल तक प्रैक्टिस किया है और उससे बहुत लोग, और मैं भी कह रहा था बिना इंजेक्शन वाला हूँ जो बता रहे थे, और उनके जो माध्यम से मेडिसिन के माध्यम से मैंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है और उसका उपलब्धि तो दूर दूर तक फैला हुआ है। ये जब प्रारंभ हुआ था जी, तो उस समय जुड़ने वालों की संख्या कम थी। अब लगातार जो वृद्धि हो रही है, तो क्या माने कि पैथी की मान्यता बढ़ती चली जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पैथिक मैंने, क्योंकि अभी क्या जितना भी आयुर्वेद की तरफ सबका रुझान बढ़ रहा है, तो इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का तो बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है। हम चाहते हैं सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर D.R. सिन्हा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन का महासचिव हूँ मैं, छत्तीसगढ़ का। जी, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ये पैथी है, इस पे हमने पहले, जैसा कि आपने उल्लेख किया मंच पे, हमने उस समय जब कवरेज किया था तो संख्या बहुत कम थी जुड़ने वालों की। हाँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो 100 गुना बढ़ गई है। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस पैथी पे कितना विश्वास बढ़ गया, पहले ये बताइए, और इनके योगदान के बारे में बताइए कि कितना बड़ा इनका योगदान है इस क्षेत्र में।
निश्चित रूप से सर पहले से संख्या हमारी बढ़ी है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा इलेक्ट्रोपैथी के प्रति, क्योंकि यह हर्बल चिकित्सा पद्धति है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं की जाती है और बड़े से बड़े रोगों का भी हम इलाज करते हैं। जिसमें कैंसर की हम बात करें तो कैंसर के हमारे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जिसको हमने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ट्रीट किए हैं। और स्टोन है, पथरी है, गॉल स्टोन है, लेडीज प्रॉब्लम है, गायनिक प्रॉब्लम है, सारे बड़े केसेस का इलेक्ट्रोपैथी से निश्चित रूप से समूल जड़ से इलाज है। भाई ये तो उपचार हो गया, अब ये नौबत ही ना पाए कि आदमी को स्वास्थ्य खराब हो और डॉक्टरों के पास जाना पड़े, उसके लिए हमारे दर्शकों को किस तरह सचेत करेंगे कि यहाँ आने की जरूरत भी ना पड़े और वो स्वस्थ जीवन जिए, तो कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं? बिल्कुल सर, खान पान में आज के डेट में खान पान में गलतियाँ हो रही हैं। लोग ज़्यादातर लोग केमिकल पेस्टिसाइड भोजन उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आज के स्थिति में घातक परिणाम आ रहा है। आज के डेट में कैंसर, डायबिटिक, पहले इतना नहीं था कैंसर डायबिटिक, आज क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग पेस्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं भोजन के माध्यम से, सब्जी फल के माध्यम से, ये सबसे बड़ा कारण है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए जैसा भी हो। जी, ये खेती में 72 के पहले 1972 जब तक हरित क्रांति के दावे नहीं हुए थे और हरित क्रांति का नारा नहीं दिया गया था, उसके पहले ये बीमारियां नहीं थी। तो आप जैसा बता रहे हैं तो रासायनिक खाद जो है ये स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है, ऐसा माने? बिल्कुल स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है। देखिए आप आज के डेट में बहुतायत मात्रा में कैंसर के पेशेंट बहुत दिख रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट बहुत दिख रहे हैं, जोड़ों के दर्द, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर फैटी लीवर, क्यों? अब खान पान बिगड़ा हुआ है। अपन जो तेल यूज़ कर रहे हैं, तेल में कहीं मिलावटी है, सब्जी बना रहे हैं तेल में, मिलावटी तेल में हम मार्केट से। ये हार्ट के प्रॉब्लम भी अचानक बढ़ गए हैं, तो लोगों के बीच में चर्चा होती है कि कोरोना के समय जो इंजेक्शंस लगे थे ये उसका साइड इफेक्ट है बोलते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? एकदम से साइड इफेक्ट हम नहीं मान सकते, ठीक है बात हुई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये सर कि इसमें आज के डेट में लोग तेल यूज़ कर रहे हैं, तेल तो हम रोज़ खा रहे हैं, ये कोरोना तो अब चला गया, लेकिन तेल तो आज भी खा रहे हैं और पहले ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि सबको टेस्टी भोजन चाहिए। जी, ये राइस ब्रान चावल जो है ये जापान तो शौक से खा रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी इसको इस प्रति एक एलर्जी की भावना है कि चावल के कोड़े से बनता है फलाना ठिकाना। तो क्या ये माने कि जापान मूर्ख है या भारतीय अकलमंद है? नहीं, जापान मूर्ख है। देखिए चावल के कोड़े जो तेल निकल रहा है उसकी सर कोड़े में 3% तेल होता है। अब मुझे बताइए 3% तेल कितना निकलता है? यहाँ तो टैंकरों में निकल रहा है रोज तेल जो है, इतना तेल कहाँ से आ रहा है? कहीं कैसे मिलावटी हो रहा है उसमें, केमिकल मिल रहा है उसमें। जी, तो क्या माने कि प्राकृतिक जीवन से जितना हम दूर होंगे उतनी हमारी समस्याएं बढ़ेंगी, ऐसा माने? बिल्कुल, प्राकृतिक जितना हम नेचर से दूर होंगे, नेचर अपना दंड स्वरूप, दंड ही है रोग हमको आता है, जो दंड है वो प्रकृति हमको दंड देती है रोग के रूप में, डिसीज के रूप में। जी ओके, ठीक है, थैंक यू। जी, जब से आपने पहल की थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज की, जी, उस समय का वातावरण, उस समय का माहौल और उस समय के आरोप प्रत्यारोप ऐसे चलते थे कि ये ऐसा है वैसा, आप भी जानते हैं, दम तोड़ देगा बीच में ऐसा लगता था। जी, लेकिन आपके पहल ने ये साबित कर दिया कि आप एक कदम दूर की सोचते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ पहले कवरेज से लेकर इस कवरेज तक हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए। जी। तो क्या लगता है इस पैथी के प्रति अब विश्वास से इतना बढ़ गया कि अब जरूरत नहीं है प्रचार की? छाबड़ा जी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पहले भी बहुत प्रचलित था। जब हमने शुरुआत किया था इसकी लड़ाई 1995 की बात कर रहा हूँ, 1995-96 में जब आप जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बीच में रुकने वाला पैथी नहीं है। ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो देश का नवीन 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रहा है जी। और ये निश्चित रूप से आगे जाके 5वीं नवीन चिकित्सा पद्धति के रूप में गवर्नमेंट इसको मान्यता देगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में इसको शासकीय संरक्षण मिल चुका है जी। और हम छत्तीसगढ़ में भी आज नहीं तो कल मान्यता लेंगे, क्योंकि ये पद्धति आयुर्वेद पर आधारित है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रस से बनती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, सबसे सरल है, सस्ता है और उपलब्ध है जी। इसलिए इसमें जुड़ने से किसी भी रोगी को कोई नुकसान नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं छाबड़ा जी, पूरे देश में कहीं पर भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि खाकर मरा हो या बीमार पड़ा हो, बल्कि क्रिटिकल से क्रिटिकल रोगी इलेक्ट्रोपैथी के शरण में, जैसा हमारे अभी एक वक्ता ने कहा, अभी आप बीच में आए होते तो आपको पता चलता, जब सारे पैथियों का उपचार जब समाप्त हो जाता है तब इलेक्ट्रोपैथी शुरू करता है। एक अच्छी बात हमारे किसी वक्ता ने कहा है। इस तरह से इलेक्ट्रोपैथी आज नहीं तो कल देश में झंडा गाड़ेगी और हम अपनी बात को रखने के लिए हम सरकार के सामने
कामयाब हो जाएंगे। नहीं, आपके कार्यकाल में मोदी योगी सरकार थी, जी। उसके आसपास ये आपका प्रारंभ हुआ। जी। तो उस समय सरकारों का कितना योगदान मिला आपको? नहीं, उस समय बिल्कुल सहयोग नहीं मिला, सरकारों का सहयोग नहीं मिला और अभी भी नहीं मिल रहा है। हमें और कुछ करना होगा। हमारी बातों को हम सरकार तक पहुंचाने में हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे गांव-गांव में शिविरों के माध्यम से। और देखिए, हमारे सामने बैठे हैं ये देश के एक हमारे इलेक्ट्रोपैथी के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर वी कुमार। आज ये आए हैं यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो शुरुआत किए थे शुरू में 1995 से, हम धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सर जी, 1972 के बाद जब ये हरित क्रांति का नारा चला देश में, और हरित क्रांति लाने के नाम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके तो हम विशेषज्ञ नहीं हैं, विशेषज्ञ आप हैं। ये बताइए कि उसके बाद ही रासायनिक खादों का भारतीय खेती पे आक्रमण हुआ। क्या माने कि ये जो दुनिया भर की बीमारियां आ रही, जिसमें शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, या और मोटापा है, या कई प्रकार के और जो रोग है, क्या उसके बाद आए, ऐसा माने? जी हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल है। जो एक केमिकल बेस्ड खेती शुरू हो गई, उत्पादन तो बढ़ा आबादी के हिसाब से, लेकिन उससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो बेइंतहा बढ़ रही हैं। और उस जगह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज भी सक्सेसफुली काम कर रही है, भले केमिकल बेस्ड बीमारियां हो रही हैं या किसी अन्य सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ भी कारगर है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कहा जाता है कि फ्यूचर की सिस्टम है, आने वाले समय का इलाज है, या ऐसा हमारे फाउंडर ने भी कहा, क्योंकि टोटली हर्बल बेस्ड है और ऑर्गेनिक बेस्ड सारी मेडिसिन होती है इसकी, इसलिए इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये सिस्टम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये धान का अधिक उत्पादन लेके अधिक कमाने की जो प्रवृत्ति है, ये भारतीय जन स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है? नेचुरली जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी कम होगी, और उस क्वालिटी कम होने की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं मिलती है प्रॉपर्ली। तो इसलिए चल जरूर रहा है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, परंतु वो आम उसके लिए व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक आम आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। ऑर्गेनिक खेती का हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बीड़ा उठाया है। सिक्किम जैसा स्टेट टोटल ऑर्गेनिक पे बेस्ड कर दिया है, कई स्टेट्स में और वर्किंग चल रही है, और धीरे धीरे करके ये मूवमेंट बढ़ रहा है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है समझ रहा है इन बातों को और इस तरफ आ रहा है।